हेलो बच्चे लोग। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 विथ कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ क्या है इसे हम लोग जानेंगे इसमें, इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक कुलम्स लॉ। ठीक है, चलो। तो फिर कुलम्स लॉ है क्या? तो कुलम्स लॉ बेसिकली बोलता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस लिए जाएं, क्या लिए जाएं? दो पॉइंट चार्जेस लिए जाएं, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। क्या, किसके बारे में है ये? टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। ठीक है। और ऐसे कुलम ने जो एक्सपेरिमेंटली जो ये लॉ दिया था वैक्यूम में दिया था, तो पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम आप बोल सकते हो। किसके बारे में ये लॉ है? दो पॉइंट चार्जेस जो होंगे उनके बारे में। ठीक है। इसका इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसके बारे में कुलम्स लॉ बताता है। ठीक है, किसके बारे में बताता है? फोर्स के बारे में। ठीक है। कुलम्स लॉ बोलता है कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका, हाँ, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा स्क्वायर। ठीक है। ये यहां पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। के जो यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू ये वैक्यूम के लिए बता रहे हैं, ये बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलम नॉट होता है। ठीक है ना। और ये बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। ठीक है। के का यूनिट आप यहीं से सोच सकते हो, Q1 Q2 को इधर भेज दिए नीचे, आर स्क्वायर ऊपर चला गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर ये यूनिट आएगा। ठीक है। तो ये डायमेंशन वाला कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं है, ये डायमेंशन है, इस कांस्टेंट का डायमेंशन है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, यहां पे और एक चीज, ये हम अभी फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड के बारे में। एफ आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, बस याद रखना। अभी अभी हम वेक्टर कुछ भी नहीं डाले। ठीक है, ये किसके बारे में बात किए हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दो चार्जेस के बीच का मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के प्रोडक्ट का। ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है ना? समझ में आ गया? अच्छा, यहां पे जो एप्सिलम नॉट वैल्यू है, ठीक है, इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? पूछोगे इसका मतलब क्या हुआ? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ ना, देखो क्या है कि ये जो फोर्स है ना, नॉर्मल सा बात है, अगर हम ही अगर हाथ मारे पानी में और हाथ मारे दीवार में तो चोट कहाँ ज्यादा लगेगा? अगर सब बराबर दूरी से मारा जाए दीवार में ज्यादा चोट लगेगा, है ना, अगर दोनों सेम स्ट्रेंथ से। तो वही चीज है कि हर एक मीडियम में, है ना, मतलब ये वैक्यूम दीवार पे मार रहे थे, यहाँ पे आपका हवा में हाथ जा रहा था, वहां पानी के अंदर जा रहा है, दीवार में ही मार रहे हो लेकिन पानी के अंदर से मार रहे हो। और यहाँ पे भी दीवार मारो, हवा से मार रहे हो, तुमको चोट कहाँ लगेगा? पानी तुम्हारे फोर्स को रेजिस्ट कर देगा, है ना, तुमको दीवार पे जाते जाते तक शायद चोट ना लगे। ठीक है। तो ये चीज मतलब क्या हुआ कि हर एक मीडियम का अपना एक परमिटिविटी होता है। समझ में आ रहा है? तो फ्री स्पेस कहने का मतलब हुआ वैक्यूम। ठीक है। तो ये परमिटिविटी आपका फ्री स्पेस ये हुआ वैक्यूम का। ठीक है, समझ में आया? और इसी तरह दूसरे मीडियम का भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, मतलब अलग अलग मीडियम लोगे, यही फोर्स आपका उस मीडियम में, मतलब परमिशन कितना है उसको, कितना वो अच्छे से फोर्स को अप्लाई कर सकता है। क्लियर है ना? फोर्स का मैग्नीट्यूड यही है ना, फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां भी आर का स्क्वायर का।
लेकिन वहां पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिर नहीं रहेगा, वो वैल्यू थोड़ा सा एप्सिलॉन आर रहेगा, ठीक है, वो चेंज होगा, ठीक है ना। वो वैल्यू कैसे चेंज होगा वो अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? चलो, यहाँ पे हम लोग चाहेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो ये वैल्यू है, बस इसको इंटू 4 पाई कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ऊपर करके, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा बताओ तो? ये वैल्यू आ जाएगा, देखो यहाँ वैल्यू दिखा हुआ है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट वहां से कैसे निकालेंगे तो ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसको रेसिप्रोकल मारोगे फिर 9/4, ठीक है। हाँ, तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है। ये वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर। अच्छा, इसका यूनिट क्या था? पर कूलम स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और न्यूटन और मीटर स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट भी आपको दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई डायमेंशन वाला कांस्टेंट है, कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। ये हो गया आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में बात कर लें, ठीक है। तो जैसे डायरेक्शन है ना, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? डायरेक्शन के बारे में, है ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फोर्स क्या है। हाँ, अच्छा, यहां पे फोर्स का यूनिट क्या है? पहले एक मिनट रुक जाओ, है ना। यहां पे फोर्स का आपका यूनिट क्या है वो पहले ध्यान ले लेते हैं, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या है? तो फोर्स यहां पे आप देख लो क्या है, K Q1 Q2/R², है ना। तो फोर्स का यूनिट आपका न्यूटन ही रहेगा, बस डिफरेंस क्या है याद रखना, वहां यहाँ मास नहीं है, यहाँ क्या है? चार्ज है। यहाँ क्या है? चार्ज है, इस बात को दिमाग में रखना। अच्छा, तो क्या उसको कंपेयर कर सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन से? वो देखेंगे बाद, ठीक है, वो देखेंगे बाद में, ठीक है, अभी नहीं। क्लियर? चलो, तो यूनिट आपको तो न्यूटन ही होगा, पता ही है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा। चलिए, डायरेक्शन। डायरेक्शन जैसे मान लो ये 2 पॉइंट चार्जेस लिए, ठीक है ना। क्या लिए आपका? 2 पॉइंट चार्जेस लिए Q1 और Q2। तो फिर अगर पूछेंगे Q1 पे क्या फोर्स लगेगा बाई 2, तो वो फोर्स का डायरेक्शन इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यही जो सीधा लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रहा होगा, ठीक है, इसी लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? रिपल्सिव फोर्स, तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? Q1 पे लगेगा, बाहर के तरफ, ठीक है। कहां बाहर की तरफ? तो जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहा होगा, द लाइन मीटिंग द टू चार्जेस, है ना, वही Q1 से अगर बाहर की तरफ उसको हम लोग निकाल दे, आगे बढ़ा दे, तो उसी डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये रिपल्सिव है। अगर यही मान लो ये -Q1 होता, ये क्या होता? -Q1 होता, तब इसका डायरेक्शन किधर हो जाता? अट्रैक्ट करता। टू क्या करता? अट्रैक्ट करता। अच्छा, ये कौन सा फोर्स बोल रहे हैं? F12 बोल रहे हैं कि F21 बोल रहे हैं? हाँ, F21 बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फोर्स ऑन टू, फोर F12 बोल रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। ये F21 नहीं होगा, ये क्या होगा आपका? F12 होगा, है ना। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? F12 कहने का क्या मतलब हुआ? वैसे हम F फोर्स ऑन टू लिख रहे थे, F12 का मतलब फोर्स ऑन टू होगा। ये वन, किस पे फोर्स लग रहा? वन पे। किसके वजह से? टू पे। तो इसको लिखेंगे F12, इसको क्या लिखेंगे? F12। सिमिलरली F21, अच्छा, ये F12 यही नेगेटिव चार्ज होता तब किस डायरेक्शन में होता? इस तरफ, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हम लोग नहीं लिए हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? कोई डाउट है? यहाँ पे हम लोग कौन सा चार्ज लिए हैं? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, यही डायरेक्शन F21 का किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ में हो जाएगा, है ना। ये हो गया फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन,
कोई दिक्कत? तो आप देखोगे F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, वही मतलब मैग्नीट्यूड अगर फोर्स का बोले F21 का, तो ये इक्वल होगा किसका? F12 का। लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या हो गया? अपोजिट हो गया। डायरेक्शन दोनों फोर्स का क्या हो गया? अपोजिट हो गया। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है इसमें? समझ में आ रहा है? अच्छा, क्योंकि ये आर जो हम लोग डिस्टेंस दोनों के बीच का चुन रहे हैं, ठीक है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को जो चुन रहे हैं, वो डिस्टेंस के टर्म्स में मतलब उसी लाइन को ज्वाइन करते हुए निकल रहा है ना। मतलब फोर्स तो वहीं पे लग रहा है, एक पॉइंट पे लग रहा है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है? उसी पर्टिकुलर पॉइंट के, या तो बाहर की तरफ बोलेंगे नहीं तो अंदर की तरफ बोलेंगे, इस यही पॉइंट चार्ज के। तो आर जो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं ना, आप इसके यूनिट वेक्टर के टर्म में, वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में इस फोर्स को लिख सकते हो। समझ में आ रहा? तो आर आप यहां पे देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर बेसिकली वो वेक्टर होता है जो डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? हाँ, द वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ। द वेक्टर, वेक्टर विच डिनोट्स, डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? और यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है? जैसे हम बोले ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा तुम्हारा? उस वेक्टर को डिवाइड कर दोगे उसके मैग्नीट्यूड से, है ना? तो बच क्या गया? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कट जाएगा, बचा क्या? डायरेक्शन ही ना। हाँ, तो ये यूनिट वेक्टर हुआ। ये क्या हुआ? यूनिट वेक्टर। तो अगर ये जो फोर्स था आपका, जो आपका पिछले केस में लग रहा था, ये जो फोर्स यहां पे लग रहा है, अगर इसको वेक्टर के टर्म्स में बताया जाए तो हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म्स में बता सकते हैं। बता सकते हो नहीं बता सकते हो? ठीक है, तो उसके टर्म्स में अगर आप बताओगे तो इस फोर्स को क्या लिख सकते हो वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में? अच्छा, यहां पे माइनस के टर्म्स में पहले तो ये चीज जान लो, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को आप लिख सकते हो F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21, लिख सकते हो। दूसरा, आप वेक्टर फॉर्म में उस इक्वेशन को, जो कूलम्ब्स लॉ का इक्वेशन था, उसको कैसे लिख सकते हो? वो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में किसके बराबर हो जाएगा? बोलो, पहले मैग्नीट्यूड ही बोलोगे ना जी। तो Q1 Q2 बाई R²। R² के साथ क्या बोले थे? आर यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कौन बता रहा? आर यूनिट वेक्टर ना, वही ना डायरेक्शन बताएगा। तो आप यूनिट वेक्टर यहां पे दे सकते हो। ठीक है, यूनिट वेक्टर आर क्या क्या बता रहा है? इसका डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग द लाइन, स्ट्रेट लाइन आर जिस पे रेडियस है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब भाई डायरेक्शन को तुम लोग को ध्यान में रखना है। डायरेक्शन क्या? तो रिपल्सिव फोर्स होगा तो बाहर की तरफ, और अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो अंदर की तरफ। उसी पॉइंट। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आ गया ना चीज? डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्लियर है बढ़िया से? चलिए, तो आगे बढ़ा बताते हैं। ओके, न्यू टॉपिक है अपना, नया टॉपिक है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, आप जैसा कि बताए, अलग अलग हो सकता है मीडियम आपका। ठीक है, मीडियम डिफरेंट आपका हो सकता है। तो एफ मीडियम जो होगा, यहां पे देखो एप्सिलम नॉट की जगह क्या लिख दिया? एप्सिलम लिख दिया। अब यहाँ एप्सिलम नॉट नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि ये वैक्यूम नहीं ले रहा है, ये कोई एक मीडियम ले रहा है, कोई एक मीडियम ले रहा है। क्लियर हो रहा है ना? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ध्यान दें, एप्सिलम यहाँ पे जो है, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वहां पे ये परमिटिविटी ऑफ क्या था? फ्री स्पेस, एप्सिलम नॉट वैक्यूम का। और ये यहाँ पे क्या हो गया? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना, एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। अगर एफ वैक्यूम, फोर्स ऑफ वैक्यूम को कंपेयर करोगे फोर्स ऑफ मीडियम से, तो नॉर्मल से बात है, सारा चीज तो कैंसिल ही हो जाएगा, खाली एप्सिलम का ही रेशियो रह जाएगा। ये एप्सिलम ऊपर, ये एप्सिलम नीचे, तो क्या हो गया? एप्सिलम बाई एप्सिलम
नॉट, कोई दिक्कत? यही ये वैल्यू को एप्सिलम आर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एप्सिलम आर बोला जाता है। एप्सिलम आर मतलब हुआ रिलेटिव, यहां देखो नीचे में दिया हुआ, विच इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम के से आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, है ना। अच्छा, इसको कैपिटल के से भी डिनोट किया जाता है, इस चीज को ध्यान देना। अब बहुत लोग क्या होता है ना, इस के को कंफ्यूज कर जाते हैं इस के साथ, ठीक है ना, इस के साथ इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। नहीं, ये के अलग है। ये जो के यहां पे यूज किए, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना? ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं अभी, है ना क्या है। और यहां पे क्या है कि ये जो के है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया था? हाँ, ये एप्सिलम आर को ही कैपिटल के बोलते हैं, और कैपिटल के, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। हाँ, ठीक है, वो दिया रहता है आपको। यहां पे जब फोर्स निकालोगे मीडियम वाला, तो क्या वैल्यू पुट करना है? एप्सिलम का वैल्यू पुट करना है। मतलब एप्सिलम का वैल्यू क्या हो जाएगा? एप्सिलम नॉट इंटू एप्सिलम आर। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। क्या हो जाएगा? एप्सिलम नॉट इंटू एप्सिलम। कोई दिक्कत? एप्सिलम नॉट का वैल्यू ऑलरेडी पता है, एप्सिलम आर आपको दे रखा होगा। यानी कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को अगर पूरा अलग से लिख दे तो क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड का सिर्फ एफ मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलम नॉट एप्सिलम आर लिखे, ठीक है। और फिर हो जाएगा Q1 Q2/R²। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, डायरेक्शन, ठीक है। और डायरेक्शन जैसा कि समझा ही दिया, डायरेक्शन क्या हो। क्लियर है ना? कोई डाउट है? समझ में आ गया? ठीक है, चलो। तो यहाँ पे के आपका, अच्छा, इसका कोई यूनिट होगा क्या? नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक रेशियो है, कट जाएगा दोनों ऊपर नीचे, ठीक है, कट जाएगा। अच्छा, के का वैल्यू वैक्यूम के लिए क्या होगा? अच्छे से देख के बताओ। व्हाट विल बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू फॉर वैक्यूम? क्या हो जाएगा? एफ वैक्यूम बाई एफ वैक्यूम। ये कितना वैल्यू आ जाएगा? 1। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ गया वैक्यूम के लिए? 1 आ गया। तो के फॉर वैक्यूम कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? के फॉर वैक्यूम कितना हो गया? कोई दिक्कत? और ये के को फिर कंफ्यूज मत करना वो वाला के से, ठीक है। के वैक्यूम क्या हो गया? 1। ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है? कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया टॉपिक बढ़िया से? नेक्स्ट टॉपिक में चले, पक्का? कोई दिक्कत? चल, ठीक है। तो अपना नया टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम is the charge that when placed at distance of 1 meter from another charge of same magnitude in vacuum experiences an electric force of repulsion of magnitude 9 into 10 to the power 9 coulombs। सिंपल सा बात है, F इज इक्वल टू क्या बोले आपको? के Q1 Q2/R²। के का वैल्यू कितना हो गया? 9 इंटू 10 to the power 9, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम स्क्वायर। दोनों चार्ज, एक कूलम वो चार्ज है जो अगर सेम, दूसरा एक सेम 1 कूलम का चार्ज ले लोगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर लोगे, मतलब ये भी 1 कूलम और इधर भी चार्ज आपका 1 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लोगे? 1 मीटर हो गए। तो 1 कूलम वो चार्ज है जहां पे फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? 9 इंटू 10 to the power 9 आएगा। नॉर्मल सा बात है, अगर इसको करोगे तो 1 कूलम इंटू 1 कूलम डिवाइड 1 मीटर स्क्वायर, तो ये 1 ही रह जाएगा, मतलब इतना ही न्यूटन आपका वैल्यू आ जाएगा। फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? न्यूटन। तो 1 कूलम वो चार्ज है जब एक दूसरे 1 कूलम चार्ज को अपोजिट में रख के 1 मीटर की दूरी पे फोर्स को चेक किया जाए दोनों के बीच का, तो फोर्स का वैल्यू एग्जैक्टली कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन आ जाएगा। कोई दिक्कत? कूलम इज अ बिगर क्वांटिटी इन प्रैक्टिस, वी यूज स्मॉलर यूनिट्स लाइक मिली कूलम एंड माइक्रो कूलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कूलम जो है आपका बहुत बड़ा यूनिट है, तो ज्यादातर प्रैक्टिस में हम लोग मिली कूलम या फिर माइक्रो कूलम को यूज करते हैं। कोई डाउट? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक चला जाए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपैरिजन ऑफ कूलम्स लॉ
विथ ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, किसका किसका? कंपैरिजन ऑफ कूलम्स लॉ विथ ग्रेविटेशनल लॉ। बोथ द कूलम्स एंड न्यूटन्स लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। नॉर्मल सा बात है, दोनों आर का स्क्वायर आर का स्क्वायर। ठीक है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर और ये q1 q2 बाई आर स्क्वायर। बस अंतर क्या? मास दोनों का, यहाँ पे चार्ज दोनों का, यही ना डिफरेंस है। लेकिन जब इस वैल्यू को तुम कैलकुलेट करोगे वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए, ठीक है, वैक्यूम के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो वैल्यू आएगा, कुलंबिक फोर्स का जो वैल्यू आएगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39 टाइम्स। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कुछ नहीं करना, बस ये वैल्यू सारा पुट करके रेशियो मार दो, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m1 m2 का वैल्यू पुट कर देंगे, q1 q2 का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करके के जी और के का वैल्यू पुट कर देंगे, आपको जो वैल्यू आएगा ऑलमोस्ट 10 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं। ठीक है ना, कितना है? अप्रोक्सीमेटली 10⁻39 एफ जी के बराबर आएगा। कोई दिक्कत? इसको नॉर्मल है, इसको कोई बड़ा ही चीज नहीं है ना, वैल्यूज पता हो बस आप डाल के उसमें कैलकुलेट कर लेना है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या? आप क्वेश्चंस किया जाए। ठीक है, अब क्या किया जाए? क्वेश्चंस, है ना। चलो अब आ जाते हैं हम लोग, डायरेक्टली करते हैं क्वेश्चंस, कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस होंगे, है ना। ठीक है, क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, what is the force between two small charge spheres having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 37 centimeter apart in air। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बात ध्यान देना बेटा, कोशिश करना ऐसा यूनिट में चेंज कर लेना सबका, ठीक है, नहीं तो गलत आंसर आएगा, गलत आंसर आएगा। तो 30 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। गिवन क्या क्या है? Q1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻7 कुलम, ठीक है, और Q2 कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻7 कुलम। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोल रहा है? दोनों के बीच का, हाँ आगे आंसर क्या आंसर है? 30 सेंटीमीटर मतलब ये कितना हो गया? 30/100 मतलब 0.3 मीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया? 0.3 मीटर। ठीक है, तो फिर आपका फोर्स का वैल्यू, आपसे फोर्स का वैल्यू पूछा है ना, व्हाट इज द फोर्स पूछा है बस, है ना। ठीक है, हाँ तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय, यूनिट भी लिखना है तो लिख सकते हो, ऐसे डायरेक्टली न्यूटन आएगा तो इसलिए दिक्कत, क्योंकि एसआई में चेंज कर चुके हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे? कितना कूलम का चार्ज था? 2 इंटू 10⁻⁻7, -7 था कि +7? -7, ठीक है, हाँ -7, और एक हो गया 3 इंटू 10⁻⁻7, है ना। ये हो गया ऊपर का पार्ट खत्म, नीचे का पार्ट आ जाए। नीचे का पार्ट में क्या? आर स्क्वायर यानी कि 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मतलब 0.09, सही है। 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मतलब कितना हो गया? 0.09, है ना। तो 0.09, अब 0.09 यहाँ तो 9 ऐसे ही दिख रहा, तो पहले तो 9 हटा, तो बच गया कितना? 0.01, है ना, 2 0 है तो ऊपर कितना? 100 भेज दिए, कोई दिक्कत? तो ये हो गया इंटू 10⁻², नीचे से सब हटा दो। क्लियर? हाँ, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 2 3 जा कितना हो गया? 6, ठीक है, और 10 का बाबू इतना दिन से साइंटिफिक नोटेशन कैसे किया जाता है पता ही है, तो 9 - 7 2, 2 - 7 -5, -5 + 2 कितना हो गया? -3 न्यूटन आंसर। क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, बहुत सिंपल। अब इतना करके नहीं बताएंगे, गिवन टिवन हम नहीं करेंगे, आप अपने से गिवन टिवन लिखना सीख लो, ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 point charges is 7 microcoulomb, they repel each other with a force of 1 Newton when kept 30 centimeter apart in free space, calculate the value of each charge। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लेट
let one charge be x microcoulomb be x microcoulomb, तो दूसरा चार्ज कितना हो जाएगा? देयरफॉर अदर चार्ज कितना हो जाएगा? 7 - x माइक्रोकुलम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चार्ज कितना हो जाएगा? 7 - x माइक्रोकुलम हो जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 न्यूटन। ठीक है, सॉरी, फोर्स आपका दिया हुआ 1 न्यूटन, आर का वैल्यू दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। और फोर्स कितना दिया हुआ है? 1 न्यूटन। ठीक है, तो यहां पे आपका फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? पुट कर देंगे तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, इक्वेशन के हिसाब से हो जाएगा 9 × 10⁹ ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3 मीटर ना। ये हो जाएगा x × 10⁻⁻6 कुलम में अगर चेंज करोगे तो हो जाएगा x × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 7 - x-6। ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻²। कोई दिक्कत? ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये कितना हो गया, और इसको लिख सकते हो, और इधर में आ गया 9 × 10⁻², इधर में आ गया 9 × 10⁻9 -12, तो कितना हो जाएगा? -3। और यहाँ कितना हो गया? x मल्टीप्लाइड बाई 7 - x। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? तो यहां से आपका कितना आ गया? 10⁻³ कर देंगे तो x का वैल्यू 10⁻² और माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा? -2 है ना, तो यहां से कितना बचेगा? -2 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? ऊपर में क्या बचेगा? 10 बचेगा। हाँ, तुमसे पूछ रहे हैं, बता दो, हमको तो पते है। 10 बचेगा ना, तो ये कितना आपका बच गया? ये हो गया 1/100, ये हो गया 1/1000, तो 100 कर गया 1/10 इस तरफ बचा। कोई दिक्कत है? ठीक है, क्या बचा आपका? 1/10 बचा, है ना? कोई दिक्कत? तो ये क्लियर है ना, और 9 भी कैंसिल हो गया। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत है? हाँ, 9 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या? हाँ, 1/10 बचेगा इस तरफ, है ना? हाँ, इस तरफ बचेगा, ये भी खत्म हो गया। क्या बचा इधर? 1। इधर क्या बचा? इधर 10 कर दे। 10 हो गया x × 7 - क्लियर, बाकी सब खत्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो यहां से और आपका क्या आ गया? 7x - x²। ठीक है, ये इक्वल्स टू आया 10, है ना? तो 10 को हाँ, तो x² माइनस, तो कितना आ जाएगा? x² -7x -7x +10 इज इक्वल्स टू 0। +10 इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, 5 और 2 आ जाएगा आंसर अब। क्लियर है ना? x² -2x -5x +10 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, है ना? तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x-2, पता ही है, सब तो किए हुए बहुत। -5 कॉमन ले लिए, क्या आ जाएगा? x-2 इक्वल्स टू 0, और बोल सकते हैं यहाँ से x-2 × x-5 इज इक्वल्स टू 0। 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर इधर क्या होगा आपका? 2 और 5। ये दोनों ही है, मतलब एक हो गया x, हाँ, तो एक हो गया x, दूसरा तो x हो गया 2 माइक्रोकुलम, और दूसरा हो गया आपका चार्ज 5 माइक्रोकुलम, है ना? अदर चार्ज कितना हो गया? अदर वन 5 माइक्रोकुलम। ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट? क्वाड्रेटिक में जब भी दो वैल्यूज का होता है तो इसी तरीके से आता है, प्लस में लेते हैं। क्लियर ना? कोई डाउट है? समझ में आ गया? तो यहाँ आज खत्म करते हैं, है ना? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल।